तो फाइनली अब बात करें प्रिंस का एक और एपिसोड आ चुका है, लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब थी जैसे मैंने सबको बता दिया था। और जब तबियत ठीक हुई तब तक ये माइक खराब हो चुका था, इसकी तार को चूहे उतर चुके थे। अब फाइनली एक नया माइक आ चुका है, मैं दोबारा से एपिसोड एक्सप्लेन करना शुरू कर सकता हूँ। एक बार मुझे बता देना ऑडियो किस तरह की आ रही है। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड तक हम देखा था जो एंड्रयू है वो इस प्रिंस का इलाज कर रहा था। अभी फिलहाल के लिए उसकी बॉडी के अंदर केवल एक स्टोन बाकी है और उसको बाहर निकालने के साथ में ये लेडी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ से वापस लौट सकती है। अब इसके बाद में जब इलाज चल रहा होता है तब एंड्रयू आखिरी पत्थर को उसकी बॉडी में से निकालने वाला है और ये लड़की बहुत ज्यादा जोश में होती है। वो जोर से पेट में मुक्का मार देती है, कुछ ज्यादा जान उसने लगा दी है। एंड्रयू उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन एकदम जो ये एनर्जी उसके पास में आई है ये बहुत ज्यादा है। वो बुरी तरह जमीन पे गिर जाता है, लेकिन फाइनली इलाज पूरा हो चुका है। ये प्रिंसेस अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। एंड्रयू उसको बताने लगता है अभी फिलहाल के लिए तुम ठीक हो, लेकिन जब एक बार इस तरह के स्टोन बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं तो दोबारा से भी क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए कुछ दवाइयों को हमेशा यूज करते रहना। और इस तरह से वो काफी कुछ उसको बताता है, काफी सारे इंस्ट्रक्शन उसको देता है जो कि नॉर्मल साइड डॉक्टर देते ही है। इसके बाद में जो मैंने कहा था ये एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है, तो वो कमाल अब होने वाला है। बाहर की साइड से किसी की चिल्लाने की हो जाती है, एक बंदा उसके पहुंचता है। असल में ये एक खबरी है इस लड़की के खुद के विलेज से, और इस खबरी के पास में एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है। वो बताने लगता है कि इनकी सिटी को प्रोटेक्ट हो चुका है, पास से की सिटी के एक राजा ने इनको प्रोटेक्ट कर दिया है और उसके साथ संधि हो रखी थी वो संधि तोड़ दी जा चुकी है। और अब इस वजह से इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए जरूरत है प्रिंसेस इस समय अपनी खुद की सिटी के अंदर हो ताकि सभी को जोश पड़े। प्रिंसेस तुरंत इस बात के लिए मान जाती है, उसके वजह से मना करने का ऑप्शन ही नहीं है। और एंड्रयू जो कि पीछे तरफ खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। असल में उसने अपने काफी सारे दिन इस प्रिंसेस के इलाज के अंदर वेस्ट कर दिया है, उसका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन अब फाइनली उस नुकसान को रिकवर करने का मौका आ चुका है। सामने की तरफ एक लड़ाई हो रही है, मतलब सिटी के अंदर बीच में लड़ाई होने वाली है और उसके अंदर काफी सारे लोग मारे जाने वाले हैं। और अगर लोग मारे जाएंगे तो उनको इलाज की भी जरूरत पड़ेगी और एंड्रयू उनका इलाज कर सकता है। ये उसके लिए काफी अच्छा मौका है। अब तक उसको मरीज नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब अच्छे मरीज मिलना शुरू हो जाएंगे। वो सारे लोग मरने वाले हैं और अगर एंड्रयू उनको बचा लेगा चाहे किसी भी साइड से हो उसका फायदा होने वाला है। इसी तरीके से लोगों की चोट के बारे में सोचते सोचते उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल होती है। वो एविल माइंड बहुत ही जिद्दत दौड़ रहा होता है और फिर इसके बाद प्रिंसेस को बताने लगता है वो इस समय उनके साथ जाने के बारे में सोच रहा है। असल में वो प्रिंसेस की मदद करना चाहता है। लड़ाई के अंदर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और एंड्रयू एक डॉक्टर बनकर उनके साथ में जाएगा। और ये सुनकर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश जाती है। पहले तो फॉर्मेलिटी करती है कि तुम्हें साथ में चलने की जरूरत नहीं है, बेकार परेशान हो जाओगे, लेकिन एंड्रयू अपने कर्तव्य के बारे में बताने लगता है कि वो एक डॉक्टर है और कभी भी किसी का इलाज करने से पीछे नहीं हट सकता। अगर लोगों को उसकी जरूरत है तो उसको बिल्कुल वहां पे जाना पड़ेगा। एंड्रयू ने बहुत ऊंची ऊंची बातें फेंक दी है, लेकिन असल में वो इससे बहुत ज्यादा दूर है। उसको केवल अपने खुद के स्वार्थ फर्क पड़ता है। वहां पर जाने से उसका फायदा होने वाला है, तो बिल्कुल वो उस जगह पर जाएगा। उसने किसी तरह से प्रिंसेस को मना लिया है और प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश होती है। एंड्रयू उनके साथ में जाने वाला है और वैसे भी एंड्रयू पहले ही प्रिंसेस को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर चुका है और अगर एंड्रयू उनके साथ में जाएगा तो प्रिंसेस अपने आप में काफी ज्यादा खुश होने वाली है। वो मान जाती है। और अब इसके बाद में हम एक अलग एरिया का सी देखते हैं। एक फाइटिंग एरिया टाइप कुछ है। आर्मी कैंप से इस जगह पर एक पालकी उस जगह पहुंचती है और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है, एक मोटा सा आदमी, और उसके साथ में दो बंदे और होते हैं, एक उसका बॉडीगार्ड और एक बटलर। ये दोनों जाने पहचाने से लग रहे हैं। ये तो एंड्रयू के लोग हैं। ये एंड्रयू का बॉडीगार्ड डामियन है और ये उसका फिजिशियन। और ये इस बंदे से बिल्कुल वैसे बात कर रहे हो जैसे एंड्रयू से बात कर रहे हो। उसको योर हाइनेस बोल रहे होते हैं और वो बंदा उन पर चिल्ला रहा होता है मैं कोई तुम्हारा योर हाइनेस नहीं हूं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया मेरा नाम है रिहान बिलकर, तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ। असल में ये बंदा एंड्रयू ही है। हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, एक फ्लैशबैक सीन, काफी सारे सूटकेस एक जगह गिरे हुए दिखाई देते हैं। असल में यहाँ पर सिटी को खाली करने की तैयारी चल रही है। ये प्रिंसेस अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है कोई तो है जो कि उनकी तरफ आ रहा है। असल में ये वही मोटा बंदा है जो कुछ टाइम पहले दिखाई दिया था। ये यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और प्रिंसेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि इस तरह से कोई भी उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है बिना कुछ भी कहे हुए। वो तुरंत उसको रोक देती है, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस जगह पर आने की। इसी समय कुछ बॉडीगार्ड प्रिंसेस को रोक देते हैं। वो देख के चौंक जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी करने से कैसे रोका जा रहा है। यह बंदा कौन है जो कि इतनी हिम्मत रखता है कि मैं इसको डांट रही हूँ और इसके बॉडीगार्ड आके मुझे रोक पा रहे हैं। ये सुनकर वो मोटा आदमी पहले तो प्रिंस को शांत करता है और फिर से बताने लगता है कि असल में वो लचिल एंड्रयू मैग्नेटो है, इस जगह क्राउन प्रिंस। और ये सुनकर प्रिंस चौंक जाती है कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो एंड्रयू एकदम पतला हुआ करता था और अब एकदम से इतना मोटा हो गया। वो चिल्लाना शुरू कर देती है अपनी बकवास बंद करो, तुम बिल्कुल वो नहीं हो सकते, तुम तो कोई बहरूपी भी नहीं लग रहे, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रही है। इस पे एंड्रयू बताने लगता है सच में वो वही है। वो पूरा समझाता है
असल में क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस है इसलिए इस तरीके से अपने सिटी को छोड़ के जा नहीं सकता, उसके ऊपर हमेशा जाना खतरा रहता है, तो इसी वजह से उसने अपना रूप बदल लिया है। असल में ये आइडिया एंड्रयू के फादर का है। ऑब्वियस सी बात है, एक प्रिंस के ऊपर अटैक हो सकता है चाहे कितनी भी सिक्योरिटी उसके आसपास में हो, अगर अटैक करना होगा तो कोई बंदा उससे ज्यादा पावर लेकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी जिसके उसमें अच्छी सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई बेकार में खर्च नहीं करेगा, वो उसके ऊपर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेंगे और इस तरीके से एंड्रयू सेफ रहेगा। उसने किसी मैजिक का यूज करके अपने आप को इस तरह से मोटा बना लिया है, अपने रूप को जितना उसको उतना बदल दिया है ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए, और बिल्कुल वैसा हो भी रहा है, प्रिंसेस उसको पहचान नहीं पाती। और अब इसके अंदर बारी कुछ डॉक्यूमेंट्स की एंड्रयू अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिखाता है जिसके अंदर उसका नया नाम लिखा है रिहान ब्रिंकर, ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। उसने पूरी तैयारी की है और अब इसके अंदर उनका सफर शुरू हो जाता है। पालकी के अंदर बैठकर ये लोग उस मेन एरिया की तरफ जाने लगते हैं जहां पर सारी आर्मी के लोगों को रखा गया है। एंड्रयू, डामेन और उसके साथ में ये फिजिशियन तीनों के तीनों उस जगह पर जा रहे हैं। साथ में प्रिंसेस भी है जो कि अपने अलग टांगों के अंदर है। इन्होंने किसी भी तरीके से अपने आपस के कंटेंट को तोड़ दिया है। अब इस समय एंड्रयू ना तो प्रिंस को जानता है ना ही प्रिंसेस एंड्रयू को। ये दोनों अपने सफर को एकदम अलग तरीके से तय करने वाले हैं, बस साथ में जाएंगे लेकिन एक दूसरे को जानेंगे नहीं। और अब इसके बाद में सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है। हम दोबारा से इस आर्मी कैंप एरिया का सीन देखते हैं। एंड्रयू जस्ट अभी भी इस जगह पहुंचा है, डामेन और फिजिशियन अभी भी उनके साथ में ही है। या आगे बढ़ते हुए एक कैंप एरिया के अंदर पहुंचते हैं। कैंप के अंदर वो देखने लगता है, वहां पर अंदर की साइड में एक लाश पड़ी होती है जिसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे तीर घुसे हुए हैं, चारों तो खून खून फैला हुआ है। एंड्रयू देख के चौंक जाता है, इस बंदे का तो बहुत ज्यादा खराब है। असल में वो बंदा पहले मर चुका है या फिर शायद से जिंदा है, और अगर जिंदा है तो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, पूरी बॉडी छिदी पड़ी है। तो ये पीछे से आवाज आती है, तुम हो कौन? और एंड्रयू इसमें सवाल करने लगता है, पहले तुम बताओ तुम हो कौन? असल में ये इस जगह का इंचार्ज है। और फिर इसके बाद में एंड्रयू का अगला सवाल आता है, ये सारे लोग कौन है जो कि यहाँ पर अंतरिक्ष में पड़े हुए हैं? वो बंदा बताता है, ये सारे लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, या तो ये लोग मर चुके हैं या फिर कुछ टाइम में तो मरने वाले हैं। यहाँ पर जगह बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। और अब इसके बाद में एंड्रयू दोबारा से कंफ्यूज हो चुका है, जो कि एक डॉक्टर इस जगह पर आया है। और फिर उसके बाद भी एक बंदे से उसका पूछ जाना कि तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। एक अजीब चीज है, मतलब उसको यहाँ पर अपने काम के अलावा कुछ और चीजें करनी है। वो उसे सवाल करने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर लोग का इलाज करने के लिए आया हूँ, क्या मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? और इससे वो बंदा कहता है, शायद से तुम इस काम को पहली बार कर रहे हो कि तुम्हें नहीं पता लड़ाई के टाइम पर क्या किया जाता है। हमारे पास से बहुत कम सामान है और हम इस तरीके से इन सारे मरीजों के को वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जगह की कमी है, यहाँ पर जल्दी ही काफी सारे और सिपाही आते होंगे जो कि बहुत ज्यादा घायल होंगे। इन सारे सिपाही जो कि शायद से ठीक नहीं हो सकते, इनकी वजह से जय को रोक के रखना यह बहुत ज्यादा गलत होगा। तभी एंड्रयू का अगला सवाल आता है, तो फिर मुझे इनके साथ में क्या करना चाहिए? वो बंदा कहता है, बस एक चीज जो कि की जा सकती है, इन सभी को यहाँ से निकालो, इन सभी को साइड में फेंक दो, किसी भी तरीके से इनको यहाँ से हटाओ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद में जब एंड्रयू उस कैंप के अंदर एंटर कर रहा होता है, उसका अगला सवाल आता है, क्या तुम इस जगह के मेन हेड हो? और इस पे वो बंदा बताता है, असल में वो नहीं है, उसके ऊपर भी कोई और है जिसका नाम है बैरन। और ये सुनने के साथ में एंड्रयू के दिमाग की बत्ती जलने लगती है, मतलब यहाँ बैरन को सबक सिखाना पड़ेगा तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। एंड्रयू उसका एड्रेस पूछने लगता है, मतलब बंदा है किस जगह पर। यहाँ से वो सीधे बैरन से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि थोड़ा शाही कपड़ों के अंदर होता है, कुछ वाइन वगैरह एंजॉय कर रहा होता है। तभी एकदम से उसे पीछे की साइड से एक खलचल फील होती है। अचानक से कोई तो उस जगह अटैक कर देता है, उस बंदे के कैंप के ऊपर अटैक कर देता है। कैंप पूरी तरह से फट चुका है। उस बंदे की नजर पड़ती है, सामने की तरफ डामेन खड़ा है और उसके हाथ में एंड्रयू भी मौजूद है, जो कि लगातार उसकी तरफ देख रहे होते हैं। इस समय बैरन का एक ही सवाल होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझ पर अटैक करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एंड्रयू पूरी तरीके से सारी बातों को इग्नोर करता है और फिर डामेन से कहता है, जाओ इसको सबक सिखाओ। ऐसा सोचो, इस बंदे ने तुम्हें 2 महीने की सैलरी खा ली है और तुम्हें इसे सबक सिखाकर अपना पैसा वसूलना है। एंड्रयू के इतना कहने के साथ में डामेन पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जाता है, अपनी स्वord बाहर करने लगता है। तभी एकदम उसको याद आता है, असल में इस बंदे को खत्म नहीं करना, केवल थोड़ा बहुत पीट देना है। वो तुझे अपनी स्वord दोबारा डाल देता है और फिर मैन के साथ में उस बंदे के सर के ऊपर अटैक कर देता है। सर पे स्वord बहुत जोर से पड़ चुकी है, सर फटता नहीं है, लेकिन बंदे की हालत खराब हो चुकी है, वो जोर से जमीन पे गिर जाता है। और अब जब इस बंदे को सबक सिखाया जा चुका है तो इसके बाद में एंड्रयू लग जाता है अपने काम के अंदर। असल में ये बंदा वो इंचार्ज है जिसने ऑर्डर दिया था कि उन सभी लोग का ठिकाने लगा दो, तो इस बंदे को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और अब इसके बाद वो इन लोग का इलाज के अंदर लग जाता है। जितने भी लोग इस जगह मौजूद है वो सबका इलाज कर रहा है, एक एक के पास समझा जाकर उनकी बीमारियां पूछ रहा होता है, कईयों को बचाने की कोशिश करता है। असल में इसके अंदर खुद का स्वार्थ है, लेकिन फिर भी कब से लोग की जान बच जाएगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अब तक एंड्रयू ने जितने लोग का इलाज किया है, यहाँ पर जितने लोग मौजूद है वो उनसे कई ज्यादा घायल है, क्योंकि सबकी बॉडी से लगातार खून बह रहा है। वो उनकी बॉडी के अंदर से कब सारी चीजों को बाहर निकाल रहा होता है, कब सारे तीरों को बाहर निकाल रहा होता है। उन सभी का खून लगातार बहता जाता है और सारे सिपाही जोरों से चिल्ला रहे होते हैं। एंड्रयू इन सारी चिल्लाहट के बीच में लगातार अपने काम के अंदर लगा हुआ है। उसका केवल एक ही गोल है, सभी लोग की जान बचानी है। इसके कुछ टाइम बाद जब शाम हो जाती है और भी कब से सिपाही इस जगह पर आ रहे होते हैं, कब से सिपाही घायल है, उन सभी की लाइन लगा दी गई है और एंड्रयू उन सभी का इलाज कर रहा होता है। असल में एंड्रयू भाई किसी भी डॉक्टर से कई ज्यादा अलग है, उसका इलाज कब ज्यादा फास्ट होता है,
काफी कम सामान की जरूरत पड़ती है, तो आसानी से सभी लोग का इलाज किया जा सकता है। इस समय जो एंड्रयू खुद का डॉक्टर है वो भी सारे काम के अंदर लगा हुआ है। उसको एंड्रयू से काफी कुछ सीखने को मिला है और वो इस जगह पर ये सब कुछ दिखा भी रहा है। उसने काफी तेजी से कब से लोग का इलाज किया है और तभी एंड्रयू से कहता है मुझे लगता है जब मैं यहाँ पर नहीं होगा तब तुम सबको संभाल लोगे। इस पर वो कहता है क्या कह रहे हैं आप यहाँ पर नहीं होंगे, इस सब का क्या मतलब है? तो एंड्रयू बताता है असल में डामन के साथ में वो एक सफर पर निकलने वाला है, वो भी तुरंत अभी। इस क्या कि जितने भी लोग इसके मौजूद है उन सभी के इलाज तुम्हें ही करना है। यानी कि इसका मतलब अभी यहाँ पर वही होने वाला है जो कि वो अब तक करता आया है। हमेशा बेरू अकेला छोड़ देता है और उसको सारा काम करना पड़ता है। अभी इस जगह वैसा ही होगा। एंड्रयू और डामेन दुनिया से भाग जाएंगे और बेरू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी इन सारे लोग का इलाज करने की। असल में इस समय ये लोग जंगल के अंदर है और ये जंगल बहुत ज्यादा खास है। एंड्रयू को पता है जहाँ पर कोई सीक्रेट लोकेशन है जहाँ पर इनको सीक्रेट खजाना मिल सकता है। वो डामेन के साथ मिलकर उसी खजाने को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। कब से सिपाही उसके साथ में उसकी सेफ्टी के लिए। ऑब्वियस सी बात है लड़ाई का माहौल है और इस समय अपनी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिपाही चाहिए आसपास में ताकि अगर कोई भी अटैक करने के लिए आए तो सिपाही मदद कर सके। वैसे डामेन तो साथ में है ही लेकिन फिर भी ये सब कुछ काफी खतरनाक होने वाला है। और अब इसी के साथ में ये एपिसोड पे खत्म होता है। वैसे तो मैं इस एपिसोड को काफी ज्यादा लंबा करने वाला था लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया है क्योंकि इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड आ चुका है। मुझे लगता है पहले आप लोग उसको देख लेना चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी सीरीज के अंदर। द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर का एक और एपिसोड आ चुका है। ये कहते हुए मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। नाउ अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।